हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यूनिट 3 में जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट रेसेस के बारे में, मानव प्रजातियों के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों के उनके बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे जो पठारी प्रदेश में रहने वाले जो मानव प्रजातियां हैं, प्लेट्यू रीजन के जो ह्यूमन रेसेस हैं, जिसमें हमने लास्ट में बात करी थी मसाई प्रजाति के बारे में। आज हम बात करेंगे गोंड प्रजाति के बारे में। गोंड जो प्रजाति है, ह्यूमन रेस जो है गोंड, वो इंडिया का ह्यूमन रेस है। ये द्रविड़न रेस है, यानी कि द्रविड़ जो प्रजाति है वहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं मुख्यतः। और सेंट्रल इंडिया जो है, मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे मुख्यतः ये प्रजाति हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये जो आदिवासी लोग हैं, गोंड आदिवासी जो लोग हैं, वो मध्य भारत के आदिवासी प्रजाति है और जो कि द्रविड़ भाषा बोलती है, द्रविड़ भाषा बोलने वाली आदिवासी प्रजाति है। गोंड का हम वस्ती देखें, इसकी 2001 के अंदर जो जनसंख्या की गणतरी की गई थी, जो पॉपुलेशन का जो सेंसस था 2001 का, उसके अकॉर्डिंग इनकी जनसंख्या अराउंड 3 मिलियन तक हमें देखने के लिए मिलती है। मध्य भारत के अंदर इनका विस्तार हम देखें कौन कौन से राज्यों में हमें देखने के लिए मिलता है। द स्टेट्स वेयर द गोंड ट्राइब्स आर फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया आर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा जो इनका हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सौथी वधारे जे आनी वस्ती है, ठीक है। ये कौन से मुख्य जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिलती है, तो उसमें आपका है जगदलपुर, दांतेवाड़ा, कांकेर और आपके धमतरी, रजनांदगांव, दूरी, महसाम मुंद्रा और रायपुर। ये छत्तीसगढ़ के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे मुख्यतः देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के जिलों की बात करें, उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे गोंड प्रजाति मुख्य रूप से हमें देखने के लिए मिलती है, तो उसमें आपके है कोरापुट और आपका भवानीपटना और बालांगीर। फिर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपके भंडारा, चंद्रपुर और आपके आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्यतः करीमनगर और वरंगल जो है, यहाँ पे मुख्यतः ये प्रजाति देखने के लिए मिलती है। तो मुख्यतः इनकी कंसंट्रेशन हम देखें तो आपको आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाला ये जो भाग है, यहाँ पे इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो संख्या है इस आदिवासी प्रजाति की, गोंड प्रजाति की, वो हमें मुख्यतः यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गोंड ट्राइब्स इज फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया व्हिच यू कैन सी इन दिस मैप। इनकी लैंग्वेज की हम बात करें, भाषा की अगर हम बात करें तो गोंडी इनका लैंग्वेज है, गोंडी भाषा में ये बोलते हैं। ये एक अनरिटन लैंग्वेज है, यानी कि इसकी कोई लिपि नहीं है, इसका स्क्रिप्ट जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये द्रविड़न फैमिली की लैंग्वेज है, यानी कि द्रविड़ जो परिवार है उसकी ये भाषा हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि कई सारे द्रविड़ जो आदिवासी हैं वो अपनी इस भाषा को, धीरे धीरे भाषा खत्म होती जा रही है, जैसे जैसे एक विकास और उनका बाहर के दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना जो होता है, उस वजह से ये भाषा जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसकी जगह पे गोंड जो आदिवासी हैं उन लोगों ने और अन्य कई भाषाएं बोलनी शुरू कर दी हैं, जिसमें कि ये लोग हिंदी बोलते हैं, मराठी है, तेलुगु है, ये भी इनकी भाषाओं के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य की हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनकी संख्या हमें देखने के लिए मिलती है भारत के अंदर, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में 2 मेजर एरियाज हैं, यहाँ पे 2 मेन एरियाज हैं, 2 मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे आपको गोंड प्रजाति के लोग जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे कई मेजर ये जो 2 लैंडफॉर्म्स हैं, 2 मुख्य आपके भूमि स्वरूप हैं जहाँ पे ये आदिवासी हमें देखने के लिए मिलते हैं,
जिसमें पहले है आपका छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान, यहाँ पे इनकी संख्या हमें बहुत देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो है अंडुलेटिंग रिमलैंड, ये छत्तीसगढ़ के अंदर ऊंचा नीचा जो पठारी भाग है वहां पे हमें इनकी संख्या देखने के लिए मिलती है। इस पठारी भाग की बात करें तो इसका जो एलिवेशन है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, वो ऑलमोस्ट महानदी रेंजेस यहाँ पे जो मिलती है, महानदी की जो टेकरियां मिलती है वहां पे 250 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके दक्षिणी पूर्वी जो भाग है छत्तीसगढ़ प्लेन का, छत्तीसगढ़ के जो मैदान है उसका दक्षिणी पूर्वी भाग में देखिए, इसका साउथ ईस्टर्न एज की अगर हम बात करें तो वहां पे ये करीब 330 मीटर तक की इसकी जो ऊंचाई है इसके पश्चिम के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ का ये जो पठारी भाग है, यहाँ पे इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। इस पठारी भाग का विस्तार हम देखें तो महानदी प्लेन एरिया है यहाँ पे, साथ ही साथ बिलासपुर और रायगढ़ जो जिले हैं यहाँ पे इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपके मैकाल रेंज जो है, जो कि दुर्ग और बिलासपुर जिले का वेस्टर्न बाउंड्री बना रही है, पश्चिमी सीमा बनाती है, जो कि करीब 450 मीटर तक ऊंची है। वहां पे भी वहाँ के जो भी हिली एरियाज हैं, पहाड़ी जो भाग है, पठारी भाग जो है, वहां पे ये लोगों की ये लोग जो है रहते हैं, इन लोगों का रहठान हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ पे भी अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, यानी कि ऊंचे नीचे जो क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वहाँ पे बहने वाली जो मुख्य नदी है, वहाँ का जो मेजर रिवर है महानदी, और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के वजह से बना है। इस महानदी नदी के द्वारा कई सारे वहाँ पे वाटरफॉल्स भी, जड़ घोग और कई सारे गॉर्जेस खीण जो हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वहाँ पे इन लोगों की संख्या हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इस ऊंचे नीचे वाले क्षेत्र की हम बात करें, ये जो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वाला जो पार्ट है, जहाँ पे महानदी रिवर और उससे बने हुए आपको वाटरफॉल्स और गॉर्जेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जलभोग और खीण जो देखने के लिए मिल रहे हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जंगलों का विस्तार हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये जो गौंड प्रजाति है, ये मुख्यतः ये जो गौंड आदिवासी लोग हैं, ये आपके जंगलों में रहने वाले आदिवासी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस क्षेत्र की जहाँ पे ये गौंड आदिवासी लोग जो रहते हैं, इसके क्लाइमेट की बात करें, आबो हवा की स्थितियां यहाँ पे कैसी हैं, तो ट्रॉपिकल रेनी टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय बरसात प्रकार की आबो हवा की स्थिति हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन याद होगा, आपको बताया था कोपेन के द्वारा जो भारत का आबो हवा की जो वर्गीकरण किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो AW टाइप जो है यहाँ की आबो हवा की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। मीन मंथली टेम्परेचर जो है जनवरी और जुलाई माह का, यानी कि आपके जनवरी के अंदर जो सरेराश माह का तापमान की बात करें, जनवरी और जुलाई माह की, तो जनवरी के अंदर आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने के लिए मिलता है, जुलाई के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देखने के लिए मिलता है। मैं इसको ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर देती हूँ। और यहाँ का जो लोएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखें, न्यूनतम तापमान देखें, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देखने के लिए मिलता है। बरसात की बात करें, मीन एनुअल रेनफॉल जो है, यानी कि साल की सरेराश बरसात यहाँ पे कितनी होती है, तो वो आपको 120 से 180 सेंटीमीटर के बीच में देखने के लिए मिलती है। सबसे ज्यादा जो बारिश है इनके क्षेत्र में, वो मैकाल रेंज जो है, मैकाल टेकरी है, पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है। मैकाल के बारे में भी हमने पढ़ा है, जो पठारी भारत का जो पठारी भाग है, दक्कन का जो पठार है, ठीक है, वहां पे मिलने वाली जो टेकरियों की जब हमने बात करी तो मैकाल रेंज की बात करी थी हमने। तो और महानदी के बारे में भी पता है आप लोगों को, भारत की हम नदियों के जब बारे में पढ़ रहे थे, जल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने भारत की नदियों के बारे में भी देखा था इसके अंदर, जिसमें आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों के अंदर हमने देखा था कि सबसे बड़ी नदी वहां की हमें जो है दक्षिणी भारत की, या फिर आपके
पूर्व दिशा के अंदर बहने वाली नदियों के अंदर देखें तो महानदी एक बड़ी नदियों में से हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो मैकाल रेंज के पास में सबसे ज्यादा बारिश करीब 100 सेंटीमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है, जबकि जो महानदी है, महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है सेओनाथ, तो सेओनाथ के द्वारा जो खीण बनाई जाती है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर सबसे न्यूनतम बारिश होती है, करीब 120 सेंटीमीटर तक बारिश हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इनके जो जंगल है, इनके जो फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर अगर हम देखें तो मुख्य जो वृक्ष मिलता है वो टिम्बर या टीक या साल जो वृक्ष है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस क्षेत्र की मिट्टियों की अगर हम बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल है, लाल और पीली प्रकार की मिट्टियां हमें देखने के लिए मिलती है। सिर्फ जो नदियों में आने वाले जो पूर है, पूर के मैदानों से बना हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है, या फिर आपके फ्लड प्लेन्स जो है महानदी और इसके ट्रिब्यूटरी इसके जो फ्लड प्लेन्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल्स या कांपनी मिट्टियां जो है उसका निक्षेपण हमें देखने के लिए मिलता है। मिट्टियों को गुणवत्ता के आधार पर अगर हम देखें, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ की जो मिट्टियां हैं दे आर डेफिसिट इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी जो है मुख्यतः हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इस क्षेत्र में यहाँ की मिट्टियों की फलद्रुपता के अनुसार जो मुख्यतः है यहाँ पे उगाई जाने वाले पाक की अगर हम बात करें, मेजर क्रॉप्स जो है जो कि इस एरिया के अंदर उगाई जाती हैं, तो उसमें आपके है राइस, मेज, मिलेट्स, लेग्यूम्स एंड फॉडर, यानी कि आपके चोखा की खेती की जाती है, इसके अलावा मकई की, फिर मिलेट्स मोटे धान की, लेग्यूम दालें भी लगाई जाती हैं, और फॉडर पशुओं की चराई के लिए भी आपके जो है उगाया जाता है। इसके अलावा हम इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, हमने इसके बारे में पढ़ेंगे हम भारत के भूगोल के अंदर कि कौन से जो खनिज है, ये जो गौंड जो लोग रहते हैं यहाँ पे, कौन से मुख्यतः खनिज बहुमूल्य रूप से कौन से मिलते हैं, कौन प्रचुर मात्रा के अंदर मिलने वाले खनिजों की अगर हम बात करें, मेजर मिनरल्स विच आर फाउंड इन द गौंड टेरिटरी इंक्लूड्स द लाइमस्टोन, चूना पत्थर, फिर आपके डोलोमाइट है, देन बॉक्साइट है, कोल्सो है, कोल है, फिर आपका फायर क्ले है, ठीक है, अग्निकृत माटी है, इसके अलावा आयरन ओर है, लोखंड है, मैग्नीज है, गैलेना है, लेड है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, स्लेट है, कैल्साइट है। ये यहाँ पे और कई और दूसरे जो बिल्डिंग मटेरियल है, मकान बनाने के जो खनिज होते हैं वो हमें यहाँ पे, यानी कि अधात्विक और कई सारे प्रकार के खनिज यहाँ पे मिलते हैं। धात्विक खनिजों में हम देखें तो बॉक्साइट और आपके आयरन और यहाँ पे मिलता है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्रफल है ये काफी महत्वपूर्ण है, और इन रिसेंट टाइम्स पिछले 10-15 सालों में देखें तो काफी ज्यादा विकास हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये सब खनिज जो है वो निकाले जा रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, और जिस वजह से इनकी जो गौंड प्रजाति के लोगों की अगर हम देखें तो इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, और साथ ही साथ ये धीरे धीरे अपने कल्चरल वैल्यूज जो है, अपनी इनकी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे हमने देखा कि गोंडी जो इनकी भाषा है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसकी जगह पे अन्य और दूसरी भाषाएं जैसे हिंदी, तेलुगु वगैरह भी इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। जैसे आपको बताया था कि मेनली दो टोपोग्राफिक रीजन में मिलते हैं, एक तो प्लेन एरिया के अंदर, प्लेट्यू के अंदर। तो प्लेन एरिया वाले भाग के अंदर रहने वाले जो गौंड हैं वो कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि कृषि जो है ये इनका मुख्य आर्थिक क्रिया हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें खास करके ये लोग सीरियल्स उगाते हैं, और इसके अलावा ये फॉरेस्ट फूड जो है उसकी भी गैदरिंग करते हैं, यानी कि जंगलों में जो भी खाने की चीजें मिलती है उसको इकट्ठा करने का काम भी ये लोग करते हैं। साथ ही साथ स्मॉल कहते हैं इनके गेम्स भी, हमें हंट गेम्स भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार इन लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि पक्षी जो मिलते हैं जंगलों के अंदर उसको पकड़ना, उसका शिकार करना। इसके अलावा सांपों को भी ये लोग पकड़ते हैं, चींटियां भी पकड़ते हैं, उनको भी ये लोग खाते हैं। तो और कई प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ मीट्स जो है उसका कंजप्शन वो इन लोगों के द्वारा खाया जाता है। ये लोग भोजन के अंदर देखें तो दे आर फॉन्ड ऑफ एक्सेसिव ड्रिंक्स, ये लोग ड्रिंक्स के भी काफी ज्यादा जो है इनको पसंद होती है, यानी कि
अल्कोहल या नेचुरली जो है कुदरती इन लोगों के द्वारा अल्कोहल या हम शराब बोल सकते हैं, वो इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है और उसका कंजप्शन भी किया जाता है। धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि होने के वजह से साथ ही साथ जो इनके क्षेत्र के अंदर जो खनिज मिल रहे हैं हमें, जैसे लोखंड है और आपके कोलसो है, बॉक्साइट है, ठीक है, चूना पत्थर है, तो इनकी जो खदानी का कार्य हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे मिलने वाले जो जंगल हैं धीरे धीरे उनका विनाश किया जा रहा है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर अंडर नरिशमेंट और सफरिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि ये शारीरिक रूप से जो है कमजोरी जो है ये एक बहुत ही कॉमन इन लोगों के अंदर धीरे धीरे जो विकास हो रहा है, इनकी जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस वजह से हमें इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। इनके घरों की अगर हम बात करें, इनके घर कैसे होते हैं, तो ये अर्थन ब्रिक्स से बनाए होते हैं, यानी कि ईंटों से बने हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो ईंटें हैं वो सिर्फ मिट्टी को धूप के अंदर सुखा करके, ये आपके अर्थन ब्रिक्स विच आर बेक्ड इन द सन होती है, यानी कि मिट्टी की ईंट बना करके उसको सिर्फ आग में पका करके नहीं गर्म किया जाता है, उसको सिर्फ धूप में सुखा करके जो ईंटें बनती हैं उन ईंटों से ये लोग अपने मकान बनाते हैं। इसके अलावा कुदरती रूप से जो भी जंगलों में इनको मिल रही है लकड़ी वगैरह, घास वगैरह, उससे उसके ऊपर का जो ढकने का जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। क्लोथिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कॉटन के सूती कपड़े इन लोगों के द्वारा मुख्यतः पहने जाते हैं और फीमेल्स जो है, औरतें जो है वो रंग बिरंगे ड्रेसेस पहनती हैं। और ज्वेलरीज के अंदर अगर हम बात करें, यानी कि ये श्रृंगार के लिए जो आभूषण पहनते हैं, तो सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी फेमस है। चांदी से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स है, चांदी से बने हुए आपके जो ज्वेलरी है वो इन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलती है। इनके कल्चर की, हम सभ्यता की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक कोई यूनिफॉर्मिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। इनके में जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड जो लोग हैं उनको राजगोंड्स कहा जाता है, ठीक है। एक इनके अंदर भी एक फ्यूडल जो ऑर्डर है वो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, यानी कि कौन से जो है ज़्यादा विकसित हैं और कौन से कम विकसित हैं। यहाँ पे लोकल राजाज इनके होते हैं, ठीक है, और उसी से संबंधित इनके डिफरेंट खून से संबंधित रिश्तेदारियां देखने के लिए मिलती हैं। ब्लड ऑफ मैरिज टू अ रॉयल हाउस जो है ये इनका देखने के लिए मिलता है। ग्रुप ऑफ जो हाउसेस हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है, एक गांव के जो जुत्थे हैं वो मेन अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि वो सबसे ऊपर बॉन्ड प्रजाति के अंदर माने जाते हैं, जिनको राजाज भी बोला जाता है। इसके अलावा जो है कल्टीवेशन के अंदर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें, लोग खेती जो करते हैं, ठीक है, वो जो इनका प्रैक्टिस किया जाता है इसमें प्लाऊ और ऑक्सेस का भी यूज किया जाता है, यानी कि हाथ से खेती नहीं करते हैं। ये लोग ऑक्स रखते हैं, ठीक है, और उनके हेल्प से यानी कि खेत जोतने के लिए जो है पशुओं का उपयोग इन लोगों के द्वारा जनरली हमें देखने के लिए मिलता है। राजा गॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर जैसे कि सबसे सुपीरियर जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। हिंदू जो आपकी कास्ट है, यानी कि हम विभिन्न जो प्रजातियों को देखते हैं तो उसके अंदर सबसे सुपीरियर इन लोगों को माना जाता है। और इनके अंदर जनरली ये लोग कैटल्स का किलिंग नहीं करते हैं, यानी कि पशुओं का वध जो है ये इस प्रजाति के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। इनके जो नीचे होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। तीन मुख्य प्रजातियां हमें बस्तर का जो हाईलैंड है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर जो क्षेत्र है उसका जो उच्च प्रदेश है, वहां पे तीन और अलग प्रकार से विभाजन हमें गौंड प्रजातियों के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें है पहला तो आपके है मुरिया, दूसरे है बिसनहॉर्न मरिया और तीसरे हैं आपके हिल मरिया। जिसमें आपके बिसनहॉर्न मरिया और हिल मरिया की अगर हम बात करें तो ये आबुझमर हिल जो है, आबुझमर टेकरिया जो है, वहां पे ये लोग रहते हैं और इन लोगों के द्वारा भी खेती की जाती है। और इनके द्वारा खेती करने का जो तरीका है वो स्लैश एंड बर्न है, ठीक है, यानी कि झूम प्रकार की लोग खेती करते हैं, जो कि आपको यूनिट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया ही था
कि कैसे ये लोग जंगलों को साफ करके फिर वहां पे खेती करते हैं, फिर उसको कई समय तक छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, अबुझ मर हिल जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे लोग रह रहे हैं। तो पहाड़ के ढलाव वाले जो क्षेत्र है उनको साफ करके वहां पे खेती इन लोगों के द्वारा की जाती है। और इन लोगों के द्वारा खेती के अंदर हॉज ऑन डिगिंग स्टिक्स जो है वो ज्यादा कॉमन है। ये हल वगैरह का यूज ना करके हॉज और लकड़ी से खोद करके मुख्यतः खेती इन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलती है। और क्योंकि ये लोग स्लैश एंड बर्न झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी कि आग लगा करके जला करके फिर वहां पे खेती की जाती है इन लोगों के द्वारा, तो एक पीरियोडिक मूवमेंट इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि समय समय से एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जाते रहते हैं, ठीक है। और फिर वापस जब एक जमीन पे खेती कर रहे हैं, उसको एक साल खेती हो गई, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, वहां पे खेती करने लगते हैं, और फिर बाद में वापस आ जाते हैं उस जिस जगह को इन्होंने खाली छोड़ा है कुछ सालों के लिए, वापस वहां पे आकर के खेती ये लोग करते हैं। बिसन हॉर्न मरियास के मरिया जो गॉन है इनके अंदर देखें तो इनके अंदर एक हेड ड्रेसेस जो डांस है ये भी एक काफी कॉमन जो है देखने के लिए मिलता है। और इनके हम कल्टीवेशन की खेती करने की तकनीक देखें तो परमानेंट फील्ड्स हैं, यानी कि एक जगह जहाँ पे खेती कर रहे हैं हर साल वहीं पे खेती इन लोगों के द्वारा की जाती है। और ये लोग बुलक कार्ड्स रखते हैं, यानी कि हल जोतने के लिए जो पशु हैं उनका उपयोग इन लोगों के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। मुर्रिया प्रजाति की अगर हम बात करें तो इनके अंदर यूथ डॉर्मेट्रीज हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसे गोटू हल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अनमैरिड जो शादी नहीं हुए वे जो युवक और युवतियां जो होती हैं उनको एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड उनका एक सोशल लाइफ, उन लोगों के लिए डॉर्मेट्री अलग जगह रखा जाता है जहाँ पे उनको कई सारी ट्रेनिंग दी जाती है, चीजें सिखाई जाती है कि सिविक ड्यूटीज क्या होती है, समाज के अंदर कैसे रहना चाहिए, कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, और इवन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, ये सब इनके अंदर सिखाया जाता है। रिलीजन की अगर हम बात करें, यानी कि गौंड प्रजाति के धर्म की अगर हम बात करें तो ये अपने पूर्वज जो हैं, एंसेस्टर्स जो है उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, और उन्हीं को ये लोग भगवान मानते हैं। इसके अलावा ये पुराने जो आत्माएं वगैरह है, डेड एंसेस्टर्स जो इनके पूर्वज मर गए हैं उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो स्पिरिट्स हैं, उसमें भी इनका विश्वास है। इसके अलावा ये लोग कोबरा, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते हैं, यहाँ पे कोबरा सांप मिलता है, तो कोबरा की भी ये लोग पूजा करते हैं। और सन का सूर्य का काफी महत्व है इनके लिए, सूर्य को एज अ गार्जियन स्पिरिट माना जाता है, यानी कि सभी जो आत्माएं हैं उनका पालन करने वाला इनको माना जाता है। साथ ही साथ ये कुदरती जो सुरक्षा भी मुहैया करवाता है सूरज, तो इनकी भी पूजा इन लोगों के द्वारा की जाती है। 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो गॉन्ड्स के द्वारा ह्यूमन सेक्रीफाइस का प्रैक्टिस भी था, यानी कि ये मानव की, इंसानों की बलि भी जो है वो देते थे अपने देवताओं के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो प्रजाति है वो हमें ये जो इनकी एक प्रक्रिया है ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इनके भोजन के अंदर अगर हम बात करें, गौंड प्रजाति के जो लोग हैं ये सभी प्रकार के मीट का कंजप्शन करते हैं, ये सभी जो है इन लोगों के द्वारा खाया जाता है। लेकिन फिर भी इनके अंदर एक अनटचेबिलिटी या इम्प्योरिटी जैसा जो सिस्टम है, ठीक है, यानी कि छुआछूत जैसी जो परंपराएं हैं वो इन लोगों के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऑलमोस्ट हम ओवरऑल देखें तो गौंड प्रजाति के लोग ये जिस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं वो काफी अंडर डेवलप्ड है, काफी अविकसित क्षेत्र जो है हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी कुदरती संसाधन मिलते हैं उनका इतने अच्छे तरीके से उपयोग नहीं किया गया, इतना जुडिशियली वो एक्सप्लॉइटेड नहीं है। ये लोग अपने मुख्य संसाधन, क्योंकि हम कुदरती संसाधन की बात करें, ये जिस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको जंगल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के खनिज भी आपको बताया, कई सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो उनका ये लोग उपयोग इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि इनका जैसे मुख्य हम
इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, आर्थिक इनके द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं, तो वो खेती ही हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें दोनों प्रकार की है। इन लोगों के द्वारा झूम कल्टीवेशन भी किया जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है। इसके अलावा आपके परमानेंट एग्रीकल्चर यानी कि स्थायी रूप से खेती भी करते हैं, और आपके स्थानांतरित जो खेती है वो परंपरा भी इनके अंदर देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पे मिलने वाली जो इनके जंगल हैं या फिर धात्विक और अधात्विक जो खनिज मिल रहे हैं, ठीक है, उसका उपयोग बाहर से आने वाले दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, हम डेवलप उनको बोल सकते हैं, उनके द्वारा डिफरेंट इंडस्ट्रीज या कहते हैं माइनिंग खनन का कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी गई हैं। इसके अलावा केमिकल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी गई हैं। आपके रासायनिक और लोखंड एंड पोलाद के जो उद्योग हैं उनका विकास किया जा रहा है। तो धीरे धीरे हम देखें इनका ये सब इंडस्ट्रीज, ये सब उद्योग आने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहा है, जीवन का धोरण अगर हम देखें तो उसके अंदर विकास हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कुदरती जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इनकी जो सांस्कृतिक इनकी जो वैल्यूज हैं, जो इनकी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो ये कुछ जो एक ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एक जो इस क्षेत्र के अंदर आर्थिक रूप से विकास हो रहा है, तो उसका ये प्रभाव जो है हमें गौंड प्रजाति के लोगों के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो ये आपके गौंड प्रजाति हुई। तो हमने 3 क्षेत्रों के विभिन्न प्रजातियों के बारे में बात कर ली है, जिसमें हमने ठंडे प्रदेश के प्रजातियों की बात करी थी, एस्किमोज और लाप्स प्रजाति के बारे में। फिर हमने गर्म प्रदेश की प्रजाति के बारे में हमने 2 प्रजातियों के बारे में बात की थी, बेडविन्स और आपके बुशमैन। और पठारी क्षेत्र की प्रजातियों में देखें तो हमने मसाई और गौंड, इनकी बात करी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो आपके पर्वतीय प्रदेशों की या आपके माउंटेन एरियाज के रेसेस के बारे में, जिसमें हम गुज्जर और बकरवाल जो प्रजाति है ये ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, ये भी पेस्टोरल लिस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।